हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द भारत कोचिंग सेंटर। आज हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग 9वीं कक्षा में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और जिस किसी को भी नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है वो हमारे यूट्यूब चैनल भारत कोचिंग सेंटर ASC पर जाकर सर्च करें संख्या पद्धति कक्षा 9। वहाँ पर आपको पूरा नंबर सिस्टम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन पर डिस्कस करेंगे, बाकी नंबर सिस्टम पूरा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहले परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है साहब। जहां P और Q दो पूर्णांक होंगे, जहां P व Q दो पूर्णांक है और Q बराबर 0 के नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे 2, 4, 3, 1/2, 3/4, 5/9 आदि, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चा लोग, इर्रेशनल नंबर्स कौन सी होंगी? इसके जस्ट अपोजिट वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके। जैसे कि √2, √3, √5, पाई आदि। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की कि रियल नंबर्स कौन से होंगे। अगर परिमेय संख्या समझ में आती हैं और अपरिमेय संख्या समझ में आ रही हैं तो रियल नंबर तो बहुत ही आसान। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम मिला दें तो संख्याओं का जो समूह बनेगा वो समूह कहलाता है आपका वास्तविक संख्याएं।
अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कुछ परिमेय ले रहे हैं, कुछ अपरिमेय। 2, 3, 1/2, 3/4, 5/7, कॉमा √2, √3, √5, पाई आदि। ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्या है, और ये कौन सी है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों को मिला के जो सेट बना है संख्याओं का, उसको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। ओके, तो परिमेय संख्या समझ आ रही है कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। P और Q क्या होंगे? दो पूर्णांक होंगे और Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया गया है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? यानी कि रेशनल नंबर्स वे संख्याएं होंगी जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2, √3, √5 और पाई आदि। पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है 2, 3, 1/2, 3/4, 5/7, √2, √3, √5 और पाई आदि। तो ये थी वास्तविक संख्याओं की बात, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी थी। नोट करें फटाफट जल्दी से। तो चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को इंग्लिश में कहा जाता है लेमा। आखिरकार लेमा का मतलब क्या है, पहले तो यही पता चले। तो लेमा का अर्थ होता है जो कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यही क्या है? लेमा यानी कि प्रमेयिका। तो प्रमेयिका का मतलब समझ में आया कि यह एक सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट होगा, जिसका प्रयोग किसी हम अदर स्टेटमेंट को सिद्ध करने में करेंगे। यही क्या कहलाता है? प्रमेयिका। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें 21/5 कोई दो धन पूर्णांक अगर है, 21/5 कोई दो धन पूर्णांक हो, जहां 21 बड़ा है 5 से, तो हम इस 5 से छोटे नंबर से बड़े नंबर को अगर भाग करते हैं तो 5 चौका 20, शेषफल आया 1। यहाँ हम 5 को लिख सकते हैं कि 21 को लिखा जा सकता है 21 बराबर 5 गुणा 4 प्लस शेषफल को जोड़ लेंगे तो 21 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौक 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। शेषफल की अगर बात करें 1, ये जो शेषफल है 1, या तो ये 0 आ सकता है, या फिर जो भाजक है 5
5 से छोटा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकती। या तो 0 आ जाएगा या 0 आ जाएगा और 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, या तो 0 के बराबर होगा और 5 से छोटा होगा। यानी कि अगर इस 1 शेषफल की अगर बात करें तो 1 बराबर होगा 0 के, या फिर 1 से बड़ा होगा और हमेशा इस 5 से छोटा होगा। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देखते हैं। 20 व 3 कोई दो धन पूर्णांक हो जहां 20 बड़ा है 3 से। फिर से यही करते हैं, वरना तो एक एग्जाम्पल में काम वैसे चल जाना चाहिए। तो चलो फिर भी एक और कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 20 को तो हम कह सकते हैं 3 छक 18, 2 शेष आया। फिर से देखिए भाई, 20 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 6, 3 छक 18 प्लस 2 यानी कि 20। शेष जो 2 आया है इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और 3 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, ओके। अब इसको हम जनरलाइज करेंगे, व्यापक रूप से इसको लिखेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। हम लेते हैं जनरल फॉर्म में, यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हो जहां a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, ओके। तब बिल्कुल सेम इसी तरह से हम करेंगे कि v छोटा है और a बड़ा है तो v को a से डिवाइड करेंगे, b से a को डिवाइड करेंगे। तब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई भागफल आएगा, यानी क्वोशिएंट कोई ना कोई आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा और फिर कोई ना कोई शेषफल बचेगा। हमने सपोज मान लिया कि भागफल कितना जाता है q और रिमाइंडर कितना आता है r। तो अगर एक को लिखें इसकी तरह, जैसे 20 को लिखा था इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल, ऐसे a को लिखेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे और प्लस शेषफल लिख देंगे, यानी कि a बराबर लिखा जा सकता है BQ प्लस r। अब r जो है शेषफल क्या आ सकता है, या तो भाई 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, छोटी। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हमें a और b कोई दो धन पूर्णांक दिए गए हों तो इनके लिए दो यूनिक नंबर q और r हमेशा विद्यमान होते हैं, जिनके लिए हम a बराबर BQ प्लस r लिख सकते हैं। फिर से a और b अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों तो q और r दो यूनिक नंबर यानी कि अद्वितीय संख्याएं विद्यमान होती हैं, जिनके लिए a बराबर BQ प्लस r लिखा जा सकता है, जहां r की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और v से हमेशा छोटी होगी। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, इस चीज को फटाफट नोट करें। चलिए भाई इसको नोट करें। तो हम लोगों ने यहाँ से रिजल्ट निकाला कि स्पष्ट है धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यानी कि यूनिक पूर्ण संख्याएं q r विद्यमान होती हैं, जिनके लिए हम a बराबर BQ प्लस r लिख सकते हैं। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। चलिए भाई फटाफट नोट करें जल्दी से।
फिर आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर। चलिए भाई, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के लिए क्या बोलते हैं? भाज्य। b क्या है? भाजक। q बराबर क्या है? भागफल। और r बराबर क्या है? शेषफल। इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पहले कभी इसको देखा हो और इसको पढ़ा है। चलिए भाई नोट करें फटाफट। इसके बाद में आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। बताएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है सर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथ्म एक किसी भी समस्या को हल करने का एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथ्म। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक सुपरिभाषित स्टेटमेंट है, यानी कि कथन है, जो किसी एक विशेष प्रकार की समस्या को, यानी कोई विशेष प्रकार का क्वेश्चन होगा, उसको हल करने की एक विधि को प्रदान करती है। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हम लोग क्या करेंगे? हमारे लिए कोई 2 नंबर दिए गए होंगे और उसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप उसका प्रयोग करके उन 2 संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम जनरल फॉर्म में कोई 2 पूर्णांक हमको दिए गए होंगे a और b, उनका हम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसका मासा निकालेंगे। हमारे स्टेप इसमें रहेंगे क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे? a और b कोई 2 धन पूर्णांक मान लेंगे। a और b में ये देखेंगे, a सपोज बड़ा है और b कैसा है? छोटा है। तो a को b से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। अगर रिमाइंडर कितना आता है? शेषफल 0 आता है, तो v से a को भाग करने पर अगर भागफल 0 आया तो v a और b का क्या होगा? मासा होगा। और अगर नहीं आता है तो हम फिर से क्या करेंगे? जो शेषफल आया है उस भाजक को फिर से उससे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसके लिए? b के लिए। सपोज जैसे कि यहाँ पर हम लिख के देखते हैं, अगर हमने b से इसको भाग किया, शेषफल आपका आया r, अगर r बराबर 0 आया तो ये तो हो जाएगा इसका मासा। और अगर r बराबर 0 नहीं आता है तो फिर से क्या करेंगे? इस r से इस b के लिए फिर से भाग करेंगे, फिर से कोई क्वोशिएंट आएगा, फिर से कोई रिमाइंडर आएगा। अगर ये 0 आया तो अब r और b का मासा होगा। और अगर नहीं आता है 0, फिर हम क्या करेंगे? इस r से फिर से डिवाइड करेंगे और यही प्रक्रिया हम बार बार इसको दोहराएंगे। जैसे ही r आपका 0 आ जाएगा, तुरंत वही r जो भी होगा r1, r2, r3 जिससे हम भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, वो क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का मासा होगा। चलिए देखते हैं व्यापक रूप में हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको नोट करें, मिटाएं। चलो भाई देखते हैं। यदि a व v कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है, जहां a बड़ा है b से, तब v से a को डिवाइड करो, कोई भागफल आएगा, कोई शेषफल आएगा,
तो चरण 1 हमारा क्या रहेगा, चरण 1 ए और बी पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए बा वी के लिए शॉर्ट में लिख देंगे, इसके लिए आगे चल के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जैसे हमने इसका प्रयोग किया तो ए को लिखा जा सकता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटी। चरण 2, यदि आर बराबर 0 आता है, यदि आर बराबर 0 हो तो ए व वी का मासा v होगा। मतलब इस v से हमने इसको डिवाइड किया तो अगर रिमाइंडर r बराबर 0 आ जाए तो जैसे ही 0 आएगा तो ये जो b है ये क्या होगा, a और b का मासा होगा। ठीक। चरण 3 में अगर r बराबर 0 नहीं है, यदि r बराबर 0 नहीं हो तो फिर से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, इस r से इस b को डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, सपोज r बनाया तो r व b के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जैसे ही प्रयोग करेंगे इसका तो हम लिख सकते हैं b बराबर r³ प्लस r1, और यह प्रक्रिया क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए, शून्य आ जाए। तब इस स्थिति में प्राप्त भाजक, जो भाजक होगा आपका, ये प्राप्त भाजक ही दी गई संख्याओं का मासा यानी कि SEF होगा। नहीं आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, a और b को भी दो धनात्मक पूर्णांक माने और सपोज किया कि a बड़ा है b से, b को हमने a से डिवाइड, a को हमने b से डिवाइड किया, कोई शेषफल आया तो पहले चरण में हमने a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, तो हम a को लिख सकते हैं v³ प्लस r। फिर हम r को चेक करेंगे, अगर r 0 आता है, अगर r जैसे ही 0 आ गया तो a और b का मासा हो जाएगा v, जिससे भाग करेंगे यानी कि भाजक जो होगा वही होगा मासा। सेकंड मैंने चरण लिया है कि यदि r बराबर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर जो शेषफल आया है और जो भाजक था उन दोनों के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और इस कंडीशन में एक चीज तो लिखना रही गई, r1 की वैल्यू होगी 0 से बड़ी, 0 के बराबर या फिर b से छोटी। यही प्रक्रिया हम क्या करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं और तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। जैसे ही शेषफल शून्य आ जाएगा तो जो भाजक होगा वही क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का मासा यानी कि SEF होगा। ओके, चलिए भाई फटाफट जल्दी नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ओके मिटाएं। चलो आज के लिए बस इतना ही है, और कल हम नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे तो उसमें कुछ हम क्वेश्चंस अपने एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और
बाकी इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट करें और बताएं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।